आपका अपने YouTube चैनल मनोज कुमार यादव में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपना चैनल MK क्लासेज नाम से सर्च हो जाता है, मनोज 22 नाम से। आज हम क्लास 12 के राजनीति विज्ञान की किताब चलती है समकालीन विश्व राजनीति। क्या किताब चलती है? समकालीन विश्व राजनीति किताब चलती है NCERT बुक्स। उसका अध्याय 3 समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व है। मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं कि समकालीन का तात्पर्य है कि 1947 के बाद दो किताबें हमारी चलती हैं, एक तो समकालीन स्वतंत्र भारत में राजनीति और एक समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति में हम समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी अपनी बोर्ड परीक्षाएं 2023 चालू होने वाली हैं, तो अपने ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें। अब समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व कैसा हुआ? जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध की अपने बात करें कि दूसरे विश्व युद्ध के अंतर्गत दूसरे विश्व युद्ध में तो ध्रुवे का शुरुआत हुई पूरे विश्व में। एक तो सोवियत संघ गुट बना, एक अमेरिकी। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ 15 गणराज्यों में विभक्त हो गया, तो एकमात्र एक ध्रुवीय विश्व बन गया, एकमात्र महाशक्ति बचा अमेरिका। इसका एकमात्र तो अब ये सोवियत संघ के विघटन के बाद की बातें अपन चर्चा करेंगे इसमें कि कैसे क्या क्या इसके अंतर्गत हो रहे हैं। इसमें हम चर्चा करें, हम 3 घटनाओं की अपनी किताब में 3 बच्चों की बात है। एक तो आयशा है, आयशा जाबू और आंद्रे की बात करें। आयशा जाबू और आंद्रे की बात करें। 3 ये विद्यार्थी हैं और ये आयशा के बारे में चर्चा करें। सन 2003 की बात है। आयशा क्या बनना चाहती है? आयशा डॉक्टर बनना चाहती है। लेकिन 2003 में ये आयशा इराक की रहने वाली है। इराक में अमेरिका ने हमला कर रखा है और उसमें आयशा के दोनों पैर बम धमाके में चले गए। बड़ी दर्दनाक घटना है। लेकिन आयशा फिर भी डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन कब बने? जब अमेरिका की ये बमबारी समाप्त हो, जब अमेरिका वहां से चला जाए, तब आयशा निकल के अपनी पढ़ाई पूरी करे और क्या बने? डॉक्टर बने। जाबू एक साउथ अफ्रीका से संबंधित है। जाबू दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका में एक डरबन जगह है, वहां से है ये। जाबू कलाकार है। जाबू क्या है? कलाकार, और कला में ये बड़ी रुचि रखता है। लेकिन जाबू के माता पिता कह रहे हैं कि कला में नहीं, जिस तरह से आज के माता पिता कहते हैं अपने हिंदुस्तान में मेरा बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बने, बस 2 ही सपने ज्यादा रखते हैं। जाबू एक कलाकार है और ये कला में अपना भविष्य आजमाना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता वो क्या कराना चाहते हैं कि MBA कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं? MBA कराना चाहते हैं। आंद्रे क्या है कि ये चर्च में जब भी जाए तो जींस पहन के पसंद है। इसकी क्या पसंद है? जींस। लेकिन इसके माता पिता ये चाहते हैं कि बच्चा जींस न पहने। अंत में माता पिता ने विचार भी किया कि हम भी इस उम्र में जींस पहनना पसंद करते थे, तो बच्चे को भी पहनने दिया जाए। ये 3 घटनाएं आयशा, जाबू और आंद्रे। इन घटनाओं में हम देखेंगे कि अमेरिका का ही वर्चस्व है, क्योंकि यहाँ इराक में भी कौन हमला कर रहा था? अमेरिका। जाबू ये जो MBA पद्धति है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, ये पद्धति भी अमेरिका में ज्यादा है। वहां के लोग ज्यादा बिजनेस
पसंद करते हैं, अन्य को महत्व कम देते हैं। और ये जीन्स भी वहां की सांस्कृतिक पहचान है, जीन्स भी अमेरिका की है। इन तीनों घटनाओं में भी अमेरिका का ही वर्चस्व है। अब हम नई चर्चा करेंगे कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तब इराक ने क्या कर दिया, कुवैत पर हमला कर दिया। इराक ने किस पे हमला कर दिया, कुवैत पर 1990 ईस्वी में हमला कर दिया। इराक ने कुवैत पर हमला करके, हमला ही नहीं किया, उस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। किसने कर लिया, इराक ने किसके ऊपर कर लिया, कुवैत के ऊपर क्या कर लिया, हमला कर लिया। हमला करने के पश्चात अमेरिका ने सोवियत संघ से, यानी संयुक्त राष्ट्र, सोवियत संघ सॉरी, यूएनओ से, संयुक्त राष्ट्र संघ से, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ से चर्चा की और अनुमति ली। और बड़ी अचंभे की सी बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमति दे दी, क्योंकि जब शीत युद्ध का काल था, ये समाप्त होने वाला ही था, इस समय में संयुक्त राष्ट्र ने ज्यादातर में मौन चुप्पी साधी, क्या कुछ हो रहा वो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर उसने क्या कर दी, अनुमति दे दी। कि क्या अनुमति दी कि इराक पर बल प्रयोग करो, बल प्रयोग की अनुमति दे दी। किसने, यूएनओ ने। किस लिए दी, कुवैत को मुक्त कराने के लिए। इराक ने जो कुवैत पर कब्जा कर लिया है, उस कुवैत को क्या कराया जाए, मुक्त कराया जाए। और इसमें अमेरिका सहित 34 देशों ने लगभग इसमें हमला, उस समय ये नए विश्व व्यवस्था की शुरुआत, इसमें अमेरिका का एक राष्ट्रपति था उस समय, अमेरिका का राष्ट्रपति था उस समय जॉर्ज बुश। उस ये नाटक के परिणाम को इसमें नई विश्व की शुरुआत, नई विश्व की शुरुआत कहा है इसको, नई विश्व की शुरुआत कहा कि नई विश्व की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। और हमने देखे कि नए विश्व की शुरुआत में जॉर्ज बुश ने कहा, इसको प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। लगभग 34 देशों ने मिलके सामूहिक रूप से यह हमला किया था इराक के ऊपर, और इराक का जवाब नहीं दे पाया, और इसको प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। 34 देशों ने मिलकर इराक पर हमला किया, इसको प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। कुछ पर्यवेक्षकों ने इसको कंप्यूटर युद्ध की भी नाम दिया था। कुछ पर्यवेक्षकों ने इसको कैसा युद्ध माना था, कंप्यूटर युद्ध भी माना था, क्योंकि इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया। जो 34 देशों ने, यूएनओ की जो टीम थी जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और उसका नेतृत्व अमेरिका करने के साथ ही उसको, इस अभियान का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, यानी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या होता है। कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म एक, जो इराक के ऊपर 34 देशों ने, जो अमेरिका के नेतृत्व में लड़ रहे थे, इन्होंने युद्ध करके कुवैत को मुक्त कराया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसको पर्यवेक्षकों ने कंप्यूटर युद्ध भी कहा,
प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहलाते हैं, नए विश्व की शुरुआत भी कहा। ये किसने कहा? ये कि जॉर्ज बुश ने कहा। इस नाटकीय फैसला था। क्यों था? क्योंकि यूएनओ किसी के बल प्रयोग की अनुमति नहीं दे रहा था, लेकिन इस मामले में उसने बल प्रयोग की अनुमति दे दी थी। ये उसमें अमेरिका वर्चस्व में पहली घटना, क्योंकि इसका नेतृत्व भी कौन कर रहा था? अमेरिका ही कर रहा था। नई विश्व की व्यवस्था शुरुआत में, क्योंकि इसको व्यवस्था भी कह सकते हैं। यह अमेरिका की वर्चस्व की पहली घटना थी। अब दूसरी घटना की बात करें, युगोस्लाविया पर नाटो की क्या की गई? बमबारी की गई। युगोस्लाविया पे नाटो की क्या की गई? बमबारी ही। हुआ क्या? कोसोवो प्रांत में, कोसोवो प्रांत में युगोस्लाविया ने क्या किया? कोसोवो प्रांत पे अल्बानियाई लोगों पर अल्बानियाई लोग क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। और ये कोसोवो प्रांत में है। युगोस्लाविया ने क्या किया? इस पर आंदोलन को दबाने के लिए यहाँ पे बमबारी की गई। तो नाटो देशों ने, क्योंकि हम जानते हैं कि नाटो अमेरिका का एक गुट है, अमेरिका नेतृत्व वाला, इन्होंने युगोस्लाविया पर क्या की? बमबारी की। बमबारी की। और इस बमबारी से क्या हुआ? बमबारी होने से आंदोलन को इन्होंने कुचला। पहले तो उसने इराक पे किया था, फिर कोसोवो प्रांत, जो अल्बानिया लोग वहां पे क्या कर रहे थे? विरोध दंगा, अपना आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन को दबाने के लिए युगोस्लाविया ने जैसे तैसे कोई प्रयोग किया, लेकिन वहां नाटो पहुंच गया। क्योंकि नाटो में कितने देश हैं? 12 देश हैं। नाटो में कितने देश हैं? 12 देश है। मशीन बंद करना। नाटो में कितने देश हैं? 12 देश है। इन 12 देशों इन्होंने मिलकर इसके ऊपर क्या कर दिया? हमला कर दिया। तीसरा अमेरिकी वर्चस्व का क्या हुआ? तीसरा अमेरिकी वर्चस्व में तीसरा जो अमेरिकी वर्चस्व की हम घटना पढ़ रहे हैं कि सूडान और अफगानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों पे 1999 में अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका ने हमला क्यों किया? क्योंकि हमले के पीछे कारण ये था कि जो नेरेबी केन्या में पड़ता है, और दार एस सलाम तंजानिया में पड़ता है। यहां पे अमेरिका के जो दूतावास थे, अमेरिका के क्या थे? दूतावास थे। वहां पे आतंकवादियों ने क्या कर दिया था? हमला कर दिया था। अमेरिका के दूतावासों पर हमला करने से अमेरिका नाराज हो गया और सूडान के ऊपर हमला कर दिया और अफगानिस्तान पर। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। इसका क्या नाम था? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। अब एक पूरे विश्व को सुलझाने वाली चौथी घटना है। चौथी घटना 11 सितंबर 2001 की घटना है, जिसको 9/11 से कहते हैं। क्योंकि अमेरिका में पहले मंथ लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखी जाती है। अल-कायदा ने, आतंकवादी संगठन ने WTO पे क्या कर दिया? हमले कर दिए। वायुयान का अपहरण किया और 3-4 वायुयान से हमला यहां कर दिया। और इसके होने से इन्होंने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया।
ऑपरेशन एंडूरिंग फ्रीडम के तहत इन्होंने अफगानिस्तान पर बहुत से लोगों को बिना बताए गिरफ्तारियां की और इन्होंने कई अभी हाल ही में हटा है अफगानिस्तान में अमेरिका ने सेनाएं हटाई, यानी काफी दिनों तक यहाँ सेनाएं तैनात थी। दो हजार तीन में अमेरिका ने इराक पर क्या किया, आक्रमण किया। 2003 में अमेरिका ने यह कहा कि इसके पास रासायनिक हथियारें हैं। इराक के पास संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति मांगी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अनुमति नहीं दी। फिर भी अमेरिका ने इसके ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि उसका उद्देश्य था कि यहाँ पे तेल के जो भंडार थे, इराक के अंदर तेल के भंडार हैं, उनके तेल के भंडार पे वो कब्जा करना चाहता था और इराक में अपने मनचाही सरकार बनाना चाहता था। यहाँ के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को यहाँ तक कि उसने फांसी की भी सजा दी। इसको ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से अमेरिका ने कार्रवाई की। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से इसने कार्यवाही की। ये 2003 की घटना है। अब हम वर्चस्व की बात करेंगे। वर्चस्व क्या होता है? वर्चस्व जिसको इंग्लिश में हेगेमनी के नाम से भी जाना जाता है। वर्चस्व क्या होता है? संपूर्ण विश्व में एक ही शक्ति संपन्न जिसके पास हो, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक ही शक्ति का क्या हो केंद्र, वह हेगेमनी कहलाता है। और वर्तमान समय में यह अमेरिका है। विश्व राजनीति में यानी पूरे विश्व में जिसकी शक्ति का एक ही केंद्र हो। विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व की अपन बात करें, यह विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व है। एक तो सैन्य शक्ति के रूप में, किस रूप में है? सैन्य शक्ति के रूप में। सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका सैन्य शक्ति के रूप में बहुत संपन्न है यहां पे कि, और एक ढांचागत शक्ति के रूप में। सैन्य शक्ति के रूप में पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली अमेरिका, और ढांचागत में ये उच्च शिक्षा, इसके पास उन्नत प्रौद्योगिकी भी है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान भी यहाँ अच्छा होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान भी यहाँ पे किया जाता है। इन क्षेत्रों में ढांचागत विकास में, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति, प्रौद्योगिकी में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, सैन्य शक्ति में तो है। ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये ताकतवर है। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे अन्य पर भी। हम वर्चस्व की भी बात करेंगे। वर्चस्व, आर्थिक वर्चस्व में इसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, और जैसे IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, इनमें इसका बहुत ज्यादा योगदान है।
समुद्र व्यापार मार्ग में भी एक छत्रछाया राज है इसका। तो इसमें ज्यादा योगदान है। कोई भी संस्था जिसके अंदर आर्थिक रूप से ज्यादा सहयोग किया जाएगा, ज्यादा सहयोग किया जाएगा तो उसी की नीतियां चलेंगी। तो IMF और विश्व बैंक में भी इसकी हिस्सेदारी ज्यादा है, इसलिए ये आर्थिक रूप से। शैक्षणिक शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, शिक्षा में भी और सांस्कृतिक अर्थ में भी। इसने अपनी जो संस्कृति है, देख लेना, अपन बात करें जीन्स वाली प्रवृत्ति, संस्कृति कल्चरल में भी ये बहुत है आगे। पूरे विश्व में इसकी संस्कृति का प्रचार हो गया है और इसको अपनाने लग गए। अब हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका के जो वर्चस्व चल रहा है इसमें क्या क्या बाधाएं हैं। अमेरिका के वर्चस्व में बाधाएं, मुख्य रूप से 3 बाधाएं अमेरिका के वर्चस्व में, मुख्य रूप से 3 है कि अमेरिका में जो राजनीतिक व्यवस्था है, अमेरिका की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर जो शक्ति पृथक्करण है, शक्ति का बंटवारा है स्टेटों के बीच, वो भी इसके वर्चस्व में बाधा है। यदि शक्तियों का बंटवारा न हो तो अमेरिका, ये मान लो कि पूर्ण वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि वो इनका विरोध कर देते हैं पूरा पावर। और एक अमेरिका की जो जनता है, जनता को भी संदेह है कि पता नहीं देश को किधर धकेल देंगे। तो जनता भी इस वर्चस्व में, कि जनता भी ये कहती है कि आप क्यों, क्लिंटन इसीलिए तो जीता था, जॉर्ज बुश हार गया, क्यों आप दूसरों के लफड़ों में क्यों पड़ रहे हो, आप तो अपना ही काम करो। और जो नाटो के देश हैं, नाटो के देशों पर निर्भर है, क्योंकि यदि नाटो के देश जिस दिन अलग हो गए अमेरिका का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। नाटो के जो 12 देश हैं, ये 3 महत्वपूर्ण कारण है। अब हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका और भारत के संबंध, अमेरिका और भारत के संबंध की अपन चर्चा करेंगे। देखिए, भारत आजाद होने के पश्चात ही गुटनिरपेक्षता की शुरुआत की, हमने इसकी उदारीकरण भी नहीं अपनाई, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान शेटो और सेंटो में शामिल हो गया तो हमें मजबूरन, हमें भी सोवियत संघ से सहायता ली, 1972 में ली, इसलिए पाकिस्तान से ज्यादा संबंध अच्छे नहीं रहे, तो ज्यादा खराब भी नहीं रहे। हमने संतुलन सा बनाने का प्रयास किया, लेकिन अब वर्तमान में हम एक संतुलन की राजनीति, संतुलन के संबंध बनाते हुए भारत इसका अनुसरण कर रहा है। अब अंत में कि जो अमेरिका का वर्चस्व है, को इसको कैसे निपटे देश। वैसे देखा जाए तो अमेरिका एक बहुत शक्तिशाली देश है, एकमात्र जिसका पूरे विश्व में वर्चस्व है। तो इससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके निपटने के लिए एक बात है, जिस तरह से हवा चले बे बडार की, इस तरह से बात है कि शक्तिशाली देश है, इससे दुश्मनी हर देश मान नहीं ले सकता। दुश्मनी न लेके इससे संतुलन से, बातचीत के माध्यम से, विकास के माध्यम से ही इसके वर्चस्व को निपट सकते हैं। इसके गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दुश्मनी भी न ले। इसका एक उदाहरण भारत है। भारत अमेरिका के वर्चस्व से मुक्त है, अपनी नीतियां, अपने अंदरूनी मामले, बाहरी किसी तरह का इसका अमेरिका का दबाव नहीं है। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। हाँ, ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।